गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बड़ी मजेदार सी चीजें पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे। आई होप सो बहुत इंटरेस्ट आएगा और स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वाली क्लास ले रखी है उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन की बात हम लोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स आज। देखिए, जब भी हमें वर्क डन निकालना होता है तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं dw इक्वल्स टू f इंटू डिस्प्लेसमेंट। नो डाउट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब हमें यहाँ वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते इन दोनों क्वांटिटी को अलोंग विद देयर डायरेक्शन ही चूज करना होगा, लेना होगा। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में कहूँ तो w इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे इंक्लाइन प्लेन हो या व्हाटएवर हो, प्लेन नॉर्मल हो, दोनों ही केसेस में अगर फोर्स मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूं। अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक, फोर्स कौन सा होगा? यहाँ पे फोर्स होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें ऐसे केसेस में सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निकालना होगा और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्प्लेसमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हम लोगों को मिल जाएगा। इसके लिए मैं इस डायग्राम को आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये मेरे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसा मुझे दिख रहा है, ये सामने वाला ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना है? थीटा है। यहां कोई एक बॉडी हम लोगों ने प्लेस की हुई है। इस बॉडी का जो वेट है वो एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ काम करेगा, या मैं कह सकता हूं ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर काम करेगा। अब दूसरी तरफ अगर मैं इस पे लगने वाले दूसरे फोर्सेस की बात करूं तो दूसरा फोर्स मेरा आता है क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जो भी ये रेस्टिंग सरफेस है, इस रेस्टिंग सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें नॉर्मल रिएक्शन को कंपेयर करना चाहता हूं तो इसके बिल्कुल सामने मेरे को फोर्स चाहिए। अब इसके बिल्कुल सामने फोर्स चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इस वेट mg का रिजोल्यूशन करके ले जाता हूं इसके सामने वाली डायरेक्शन में। इसके सामने वाली डायरेक्शन में जो रिजोल्यूशन है वो mg cos थीटा है। सब लोगों को क्लियर हो रहा है। लेकिन ये थीटा यहाँ पे कैसे हुआ? पिछली क्लास में हमने होमवर्क दिया था तो समझ लीजिए। देखिए, ये जो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में मेरे पास दो एंगल पता है। एक तो ये 90 डिग्री पता है, एक थीटा पता है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूं तो ये भी 90 था, बिकॉज ऑफ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अब इस पूरे 90 में से ये 90 माइनस थीटा अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास अगेन ये थीटा बचेगा। इस तरह से इस वेट mg का कंपोनेंट मेरा यहाँ पे mg cos थीटा हो गया, और दूसरी तरफ इसका जो साइन कंपोनेंट है या जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg sin थीटा हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स, मैं यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स Fk लिख देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ लगने वाला mg sin थीटा ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, एज वेल एज ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये mg cos थीटा के बराबर होगी। ऐसा हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जरूरत हो ना हो लेकिन हमारे दिमाग में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि mg cos थीटा को मैं रिएक्शन r के बराबर प्लेस कर सकता हूं और mg sin थीटा को मैं यहां से p के बराबर डिनोट कर सकता हूं। p भी नहीं कहूंगा, मैं इसको f के कहूंगा, बिकॉज ऑफ ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये वो कंडीशन है जहां पर ये मेरा इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, यानी बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन करने की कोशिश कर रही है। क्यों कोशिश कर रही है? क्योंकि इसके नीचे, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज टेंडेंसी टू मोशन के अपोजिट होती है, तो टेंडेंसी टू मोशन अगर नीचे है, अब कोई कहेगा कि नीचे ही क्यों है? अरे भैया, ऊपर की तरफ कोई दूसरा फोर्स ही नहीं लग रहा तो ऊपर क्यों होगी? ऑब्वियसली mg sin थीटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसकी चलने की या मूव करने की टेंडेंसी भी नीचे की तरफ होगी। अब जो नीचे की तरफ चलने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इक्वल कर दिया mg sin थीटा के बराबर। कब कर दिया? जब ये मेरा इक्विलिब्रियम में है।
मैं इसको कॉन्करेंट फोर्सेस की बात कह सकता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की बात कह सकता हूँ। पीछे के जितने भी टॉपिक हैं मैं उनके थ्रू इनको नेमिंग कर सकता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ कि भैया इस बॉडी को मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। क्या मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ? तो जब मैं ऊपर की तरफ इसको ले जाना चाहूंगा तो ऑब्वियसली मेरे को एक एडिशनल फोर्स इसके ऊपर लगाना होगा ऊपर की तरफ। अब ये एडिशनल फोर्स सबसे पहले तो क्या करेगा, इस mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो ऊपर की तरफ बॉडी को ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा दैट इज P। तो मैं इस P को, रिजल्टेंट फोर्स को जो ऊपर की तरफ मैं लगा रहा हूं और मेरे को मिल पा रहा है इस बॉडी के मोशन के लिए, P इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे कह सकता हूं क्या, फोर्स अप्लाइड बाय मी माइनस व्हाट, Fk। और Fk क्या है? Fk है मेरा म्यू आर। Fk की भी बात पहले कर लेते हैं। Fk है मेरा म्यू इंटू आर, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो मैं म्यू पी लिख लेता हूं, और r की वैल्यू मेरे पास पहले से पता है, दैट इज mg cos थीटा। इस तरह से मैं इजीली यहां पे बात कर सकता हूं Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर के। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आगे डेरिवेशन देखता हूं। तो जो P है वो मेरा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। P क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे इक्वेशन बनाना चाहूंगा। बाकी यहां तक जो हम लोगों ने दिया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इंटू आर के बराबर होगा, तो इसको मैं और प्लेस कर सकता हूं, दैट इज म्यू के, आर की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब भी मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे ओवरकम करना होगा किसको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, फिर ओवरकम करना होगा किसको, mg sin थीटा को, तब मैं इसको आगे की तरफ ले जा सकता हूं। और अगर मैं नीचे की तरफ लाने की कोशिश करता हूं तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली ये फोर्स मेरा सपोर्ट करना होगा, एज वेल एज जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जब मैं इसको नीचे लाने की कोशिश करूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेरे को क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। तो ये डायनामिक्स है कि अगर मैं किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे मूव कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसके मोशन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालने की बात करता हूं। देखिए बड़ा मजेदार सा केस है। वर्क डन भी हम लोग निकालेंगे, पहले फोर्स निकालना है। तो देखिए ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसी एक्सप्लेनेशन को मैं कंसीडर करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जरा, दैट इज P इक्वल्स टू Fk माइनस mg sin थीटा। ये वो रिजल्टेंट फोर्स है जिससे मैं इसको आगे की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। डायग्राम दोबारा से बना देता हूं। ये मेरे पास डायग्राम था, छोटा सा यहां बना देता हूं। ये मैंने ऊपर की तरफ P कहा है, नीचे की तरफ क्या था, mg sin थीटा था, ये एंगल मेरा थीटा था। अब अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं तो ऑब्वियसली जो P मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स, F के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास म्यू आर है या म्यू के mg cos थीटा है। इस तरह से मैं P इक्वल्स टू प्लेस कर सकता हूं mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। यहां से मैंने mg को कॉमन निकाल लिया और ये म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। अब वर्क डन की बात मैं करूंगा तो वर्क डन नो डाउट मेरा क्या होगा, फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो S हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। सपोज ये बॉडी मेरी जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट ले रही है, तो मैंने इसको S कह दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाय म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स जो P की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, मल्टीप्लाइड बाय S। इस तरीके से मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन का कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चे। इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा सा हम लोगों को रिजोल्यूशन वेक्टर की बात करनी होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेने होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बात करना चाहूं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले मैंने इंक्लाइन प्लेन का आपको क्लियर किया, अब मैं बात करना चाहूंगा किसकी, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस में तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा वही एस्पेक्ट दे रहा है, क्या, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट।
अब ऐसी स्थिति में देखिए यहां जो वेट mg है इसका कोई भी कंपोनेंट इस बॉडी को ट्रेवल कराने में हेल्प नहीं करेगा। इंक्लाइन प्लेन पे क्या हो रहा था, इंक्लाइन प्लेन पे ये जो वेट mg है इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसको ऊपर जाने से रोक रहा था और नीचे लाने की कोशिश करें तो ये हेल्प कर रहा था। लेकिन इस केस में ऊपर वाले इस वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस है इसमें वेट mg का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, किसके लिए, मोशन के लिए। बस वेट mg जो है इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जरूर डिसाइड करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अगेन मैं Fk इक्वल्स टू क्या कह सकता हूं, म्यू के इंटू आर कह सकता हूं। इस पर्टिकुलर केस में जब हॉरिजॉन्टल केस है तो ये r जो है मेरे पास सीधे सीधे किसके बराबर है, mg के बराबर है। इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए वर्क डन हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी, जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस है वर्क डन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए वर्क डन का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज अब उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन है यानी बॉडी हमारी मूव कर रही है तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट आएगा और हम लोग तब लिखेंगे म्यू के इंटू आर या म्यू के इंटू mg। इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया मेरे पास, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। इस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लीजिए बॉडी मेरी यहां से ट्रेवल करके यहां पे पहुंच जाती है, तो बॉडी के सेंटर से बॉडी के सेंटर तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रखा है। इसको मैं यहां पे डालूंगा तो इट विल बी व्हाट, सिंपल सा म्यू के mg इंटू s। तो आई थिंक सो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। अगर मैं इसको वन सेंटेंस में डिस्क्राइब करना चाहूं तो सिंपल सा मेरे को जो भी मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो इंक्लाइन प्लेन है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज कर रहा होगा कौन, mg sin थीटा, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। डियर स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन। जो ऊपर वाला टॉपिक पढ़ा है वहीं से हमने काफी कुछ सीख भी लिया है, थोड़ी सी बातें कुछ और भी सीखते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स हम लोग, बड़ा मजेदार सी चीजें हम लोगों को मिलने वाली हैं। देखिए क्या है, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए और एक कंपेयर कीजिए इस डायग्राम के साथ में। मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है, अगर मैं इस सरफेस को यहाँ से हटा दूं या इसको फ्री छोड़ दूं तो नीचे की तरफ इस बॉडी का वेट काम करता है mg, और इस mg को क्या है, एक तरह से फोर्स है या वेट है, इसको अगर मैं इसके मास से डिवाइड कर दूं तो सिंपल सा मेरे को इस बॉडी का क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन मिल जाता है, जिससे कि ये नीचे गिरेगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई कोई बॉडी है, इस इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई बॉडी की बात करूं तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट अब क्या है, ये है mg sin थीटा। तो अगर मैं mg sin थीटा को सिंपल सा मास से डिवाइड कर दूंगा तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है कौन सा, ग्रेविटी वाला, वो मुझे मिल जाएगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो इस केस में इफेक्टिव होगा, इंक्लाइन प्लेन के केस में इफेक्टिव होगा। अब जरा आगे की बात करते हैं। जब बॉडी में मोशन नीचे होगा तो ऑब्वियस है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको मैं Fk कहता हूं वो ऊपर की तरफ लगेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू mg cos थीटा। अब नो डाउट अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मैं डी एक्सीलरेशन की बात करूं, रिटार्डेशन की बात करूं, जो कि ऊपर की तरफ ले जा रहा है, भाई मेरे को चाहिए नीचे की तरफ का एक्सीलरेशन, तो ऑब्वियस है नीचे की तरफ के एक्सीलरेशन के लिए ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है तो जो अपोजिंग एक्सीलरेशन है उसकी बात मैं करूं तो अपोजिंग एक्सीलरेशन को मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई m कर सकता हूं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई m कर सकता हूं। इस तरह से अपोजिंग एक्सीलरेशन मेरे पास हो जाएगा म्यू जी cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास वो एक्सेलरेशन है जो अपोज कर रहा है, इसको मैं अपोजिंग एक्सेलरेशन कह सकता हूं, और ये वो है जो बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, कहां के लिए, नीचे आने के लिए। अब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए की बात करूं, यहां पे ये हम लोगों ने क्या ले रखा है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए ले रखा है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए की मैं बात करूं तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, जी डैश माइनस म्यू जी cos थीटा, जो कि अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस का साइन हमने यहां पे दिया है। डियर स्टूडेंट्स ए की बात करेंगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आएगी तो ये हो जाएगा मेरे पास g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एलोबरेट कर सकते हैं, g को कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू sin थीटा माइनस का म्यू cos थीटा। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा जिससे बॉडी कहां पे आएगी,
नीचे की तरफ आएगी। कब? जब यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है और वेट mg भी काम कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, कोई कहता है कि ये सरफेस मेरा कैसा है, स्मूथ है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएगा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो जब भी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात होगी तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो ये अपोजिंग एक्सीलरेशन भी काम नहीं करेगा। जब अपोजिंग एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा तो नीचे की तरफ आने के लिए इफेक्टिव एक्सीलरेशन मेरा ये होगा, दैट विल बी जी साइन थीटा। तो आई होप सो आपको दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तब मेरा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ये होगा, और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा तब मेरा रिजल्टिंग एक्सीलरेशन ये होगा। तो आई होप सो आपको ये दोनों ही तीनों ही बातें क्लियर होंगी। जब तक ये फिगर आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाएंगे इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन वेक्टर हमें आना चाहिए। रिजोल्यूशन वेक्टर के बाद में हम लोगों को ये फिगर क्लियर होनी चाहिए। फिगर के बाद हम लोगों को जो कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें फिर बड़े आराम से हो जाती हैं। आई होप सो अब आप इसके न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। बड़े आसान से बढ़िया से क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया था, hence A equals to g sin थीटा म्यू k cos थीटा। जैसा स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करने से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितनी समझ हो गई अपने कॉन्सेप्ट की। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नो डाउट थोड़ी सी नई बात इसमें आप लोगों को सीखने के लिए मिलने वाली है। देखिए वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एन इंजन ऑफ मास 6.5 मैट्रिक टन। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, क्योंकि जब तक मुझे ये बात पता नहीं होगी कि मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं तब तक निश्चित रूप से मैं क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। फिर आगे बात आती है, मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई बात मेरे को सिखानी थी, एक बार नई बात मुझे सीखनी थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। क्या कह रखा है, an engine of mass 6.5 metric ton is going upon का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, inclined of 5 in 19, inclined of 5 in 13 सॉरी, inclined of 5 in 13। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, वो 13 मीटर डायगोनली ऊपर चढ़ता है और ऐसी स्थिति में उसका वर्टिकल हाइट हो जाता है 5। ये है इस बात का मीनिंग। क्या? इंक्लाइन ऑन 5 in 13, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है ये हमें कहीं ना कहीं साइन थीटा की वैल्यू दे रहा है, दैट इज 5/13। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहूंगा, मुझे cos थीटा की जरूरत है या नहीं है, tan थीटा की जरूरत है या नहीं है, लेकिन जैसे ही ये 13 और 5 मेरे को क्लियर होते हैं तो इसका बेस 12 क्लियर हो जाता है। पाइथागोरियन ट्रिक बनता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यहाँ पे एंगल थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन का। तो यहाँ इतनी बात मैं समझता हूँ हम सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं। एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब जो वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। ये भी मेरा ऐसा ही सिस्टम में नहीं है, तो एट ऑल फर्स्ट आई हैव टू गो फॉर 9 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। इस तरीके से मेरा ये 2.5 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया। क्या पूछता है? कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन। वो यहाँ पे वर्क डन नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? आपसे पावर पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, और मजेदार सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल गया। क्या मिल गया? पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम होती है, सब लोग जानते हैं। अब इसमें पहले वर्क डन निकाले, हम वर्क डन निकाले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट उसने दे नहीं रखा। कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा अपनी मेमोरी के ऊपर क्या करना होगा, जोर डालना होगा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि पावर का एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का होता है, क्या कोई बताएगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। आई होप सो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत ही हम लोगों को कहीं नहीं पड़ी। वेलोसिटी हम लोगों को डायरेक्टली दे रखी है, फोर्स हम लोगों को निकालना है, तो पावर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, उसमें कितने सारे पॉइंट्स थे अटकने के, और ये वही स्टूडेंट अटकेंगे जिन्होंने पीछे से सारी क्लासेस नहीं ले रखी हैं। अगर 1 by 1 सारी क्लासेस आपने ले रखी हैं तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। जानबूझ के क्वेश्चन हम इस तरह का यहाँ पे प्लेस करते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जिससे आपको अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हमें देनी है तो क्वेश्चन के थ्रू दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और समझिए, जितना भी हम लोग फिजिक्स में यहाँ पे पढ़ रहे हैं
उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन है उन क्वेश्चंस को हम लोग सब करें। देखिए वो एमसीक्यू जरूर है, लॉकडाउन की वजह से ये मेरे को सारा रिवाइव करना पड़ा है। क्यों रिवाइव करना पड़ा है? क्योंकि मैं आपका टेस्ट एमसीक्यू की फॉर्म में ही ले सकता हूं। एमसीक्यू की फॉर्म में वो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, उसमें आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं, उसमें आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं। और मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चंस दिए हैं अपने टेस्ट में, तो एटलीस्ट 25 क्वेश्चन में से 3 मार्क्स के 8 या 10 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड के लिए, वो इन एमसीक्यूज के थ्रू तैयार हो रही है। ऑल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड लॉजिकली एज वेल एज हमारी नीड। जो भी हम लोगों की आज की जरूरत है, जो सिनेरियो में ऐसी हमारी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अब फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज विदाउट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो आप वहां से अपने आप से सॉल्यूशन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। असाइनमेंट की फॉर्म में आपको मिल गया। और जब आप बैच के अंदर जाएंगे स्टडी मटेरियल के अंदर, तो उस बैच के अंदर आपको वही सारे एमसीक्यूज उसी सीक्वेंस में सॉल्यूशन की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप पहले फ्री स्टडी मटेरियल से उन क्वेश्चंस को लगाइए, फिर उनको चेक कीजिए कहां से, जो हम लोगों ने स्टडी मटेरियल के अंदर बैच के अंदर स्टडी मटेरियल डाल रखा है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे। उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर, एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस जनरली हम लोग नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आप लोगों का एवरी संडे वाला टेस्ट मिलेगा। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का एनालाइज होता रहेगा। और ध्यान रखिए, जब हम सारे एमसीक्यू करेंगे तो उसमें हमारे सीबीएसई के कॉन्सेप्ट के भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें हम लोगों के आईआईटी जेईई कॉन्सेप्ट के भी होंगे, एज वेल एज नीट के भी होंगे। तो वो बिल्कुल डिजाइन इस तरीके से किया है। अगर आप अपना एनालिसिस देखते होंगे तो एनालिसिस में आपको मिलता होगा कि कितने क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के थे, कितने क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, कितने क्वेश्चन अपर मीडियम लेवल के थे, और कितने हाई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के थे। तो आप जब एनालाइज करते हैं तो वहां देख लिया करें कि आपका मीडियम लेवल कितना सही था, आपका हाई लेवल कितना सही था। अगर आपका हाई लेवल बहुत अच्छा जा रहा है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी जेईई मेंस एज वेल एज नीट की हो रही है अपने आप से, उसके लिए कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। तो हाई लेवल वाले क्वेश्चंस आपके अगर सारे सही जाते हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, बस लगे रहिए, साथ साथ चलते रहिए, बैकलॉग कभी मत होने दीजिए। चलिए, तो ये बात हम लोग कर रहे थे। आई होप सो अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और जो क्यूरियसिव स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, ऑब्जर्वेशन जिनका बहुत अच्छा है, जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा था उतनी देर में उन्होंने इसका आंसर भी निकाल लिया। देखिए मेरे सामने भी 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपना आंसर निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या करना है, अब मैं सॉल्यूशन को एक बार देख लेता हूं। इस सॉल्यूशन की बात मैं करता हूं तो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन की थी वही है। सबसे पहले मास 6.5 मैट्रिक टन है, तो मैट्रिक टन को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, दैट इज 6500 किलोग्राम। यहां से मुझे ये बात एक क्लियर हो गई कि 1 मैट्रिक टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी मैंने 6.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को ये किलोग्राम मिल गया। अब देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसमें से निश्चित रूप से 10% स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि 1 मैट्रिक टन होता कितने किलोग्राम के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब तक ये सब क्लियर नहीं होंगी तब तक फिजिक्स में इंटरेस्ट आपका डेवलप हो ही नहीं सकता। इसलिए इन छोटी चीजों को चलो आज ही सीख लिया आपने, पहले से नहीं आता था, नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज गुड मॉर्निंग है, जब जग जाओ तब सवेरा है। आज अगर मेरे को नई चीज सीखने के लिए मिल गई तो आज ही ठीक है। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात है, सिंपल सा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दिया। यहां देखिए जब वेलोसिटी की बात आई तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैंने 2.5 मीटर पर सेकंड में पहले ही कन्वर्ट करके दिखा रखा है। अब देखिए ये जो इंक्लाइन ऑफ 5 in 13 था, इसको आज मैंने सीखा है, लेकिन सॉल्यूशन में क्लियरली उसने डाल रखा है, दैट इज sin थीटा इक्वल्स टू 5/13। आगे हम लोग cos थीटा की बात करते हैं, तो cos थीटा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, या तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी डाल दो डियर स्टूडेंट्स। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बच्चे ने उसने क्या यूज की हुई है, उसने यूज की हुई है 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो या तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करके cos थीटा की वैल्यू निकाल दो, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ये 5 है, ये 13 है, तो पाइथागोरियन ट्रिक के अकॉर्डिंग ये 12 हो गया। अब मैं यहां से cos थीटा इक्वल्स टू जानता हूं क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपो होता है, और बेस है यहाँ पे 12 और हाइपो है 13, तो इस तरह से मैं ये निकाल सकता हूं। तो मेरे पास एक ही चीज को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, डजंट मैटर, मैं कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूं, आंसर सबसे सेम आएगा। अब इसके बाद देखिए यहां से हम आगे की बात करते हैं। अब हमारा जो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वर्क डन का, वो कॉन्सेप्ट अब शुरू होता है। अब तक तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, ये सारी प्रीवियस नॉलेज की चीजें हैं, ये हम लोगों को पहले से आनी चाहिए थी। आज का कॉन्सेप्ट था हमारा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वो चीज हम लोग आज निकालने वाले हैं। नो डाउट, अगर मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता लग जाए तो मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे पावर निकाल सकता हूं। अब सब कुछ मेरा एसआई सिस्टम में है, तो पावर की यूनिट लिखने में भी मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सीधे सीधे पावर की यूनिट क्या डाल दूंगा, वॉट डाल दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए, आई होप सो ये सारी चीजें तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। अब आगे जरा देखिए, यहां टोटल फोर्स रिक्वायर्ड अगेंस्ट व्हिच द इंजन नीड टू वर्क, इंक्लाइन प्लेन पे वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो देखिए वही चीजें जो आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। जरा देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर जब वो ऊपर ले जाएगा किसी बॉडी को, तो ऊपर जाने के लिए देखिए जरा क्या होगा, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था mg sin थीटा, ये लगेगा ही लगेगा। मोशन मेरा ऊपर की तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे होगा, और यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होगा, म्यू के इंटू आर होगा। और अगेन ये म्यू के तो एज इट इज हो गया, लेकिन ये आर जो है किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स। अब जो ऊपर की तरफ ले जाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, वो ये वाला प्लस ये वाला होगा, बिकॉज ऑफ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इसके अपोजिट मेरे को इसको ले जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे डाल दिया क्या, फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस f, वेयर f इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अलग अलग जगह पे अलग अलग नोटेशन है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने यहाँ पे म्यू mg cos थीटा लिख दिया। अब देखिए म्यू के भी नहीं लिखा, तो आपका मन है, मैंने पहले बता दिया कि वर्क डन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में ही होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में वर्क डन कभी होगा ही नहीं। तो आप इसको म्यू लिखो, म्यू के लिखो, क्योंकि म्यू एस और म्यू तो कहीं लिखना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि उन पे म्यू एस और म्यू एल पे तो कभी वर्क डन ही नहीं होने वाला। तो आप इसको जनरल नोटेशन म्यू भी दे सकते हो। नाम है भैया, किसी का रमेश है, किसी का सुरेश है, किसी का आस्था है, किसी का नंदिनी है, डजंट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने नेट फोर्स निकाला, दैट इज mg sin थीटा, ये जो मेरा वेट की वजह से था, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा, दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास m ये आ गया, ये आ गया, sin थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद में दैट इज म्यू cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ और मजेदार सा केस आपको मिलता है। cos थीटा की वैल्यू तो हमने निकाल के दिखा दी थी, दैट वाज 12 by 13। व्हाट अबाउट द म्यू, अब ये म्यू क्या है, म्यू को अगर आपको याद हो तो 2 क्लास पहले आप लोगों ने पढ़ा था म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, इंक्लाइन प्लेन के केस में, याद आ गया। एंगल ऑफ रिपोज के टर्म्स में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के नाम से आपने पढ़ा था। अब देखिए tan थीटा मेरे पास क्या होगा, उसी फिगर में ये मेरे पास कितना था, 13 था, ये कितना था, 5 था, और ये कितना था, 12 था। तो tan थीटा मेरे पास क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चे, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोले, कोई नहीं बोलेगा, है भाई, बताना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये 5 by 13 तो हो गया आपका sin थीटा, और 12 by 13 हो गया आपका क्या, cos थीटा। ये 1 by 12 क्या है, ये tan थीटा है, यहां इसने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, ये 5 by 12 होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां इसको आप 5 कर लीजिए, और कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिए, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या है, ये 5 है, 5 by 12 है। tan थीटा इक्वल्स टू, सब लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 12 और 5, और बेस है कितना, 12। तो यहां से आप लोग tan थीटा की वैल्यू डालेंगे और इसके अकॉर्डिंग सही करेंगे। मैं इसमें करेक्शन लगा देता हूं, आप कैलकुलेशन करें अपनी, आई होप सो आंसर आपका ठीक होगा। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यहां से देखिए निकाल के दे दिया मैंने, f इंटू बी
फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज प्लेस की, वॉट में आ गया। अब इसको अगर मैं देना चाहता हूं साइंटिफिक नोटेशन में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 73.5 किलोवाट के लिए स्टूडेंट फॉर 10 टू पावर 3। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को सारा क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ थ्योरेटिकल, जो शायद हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए थी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले नहीं की, सबसे लास्ट में कर लेते हैं। क्या है बात है वो, हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन देखिए एक अपोजिंग फोर्स है, देखने में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, इसके फायदे भी बहुत हैं। तो पहले मैं इसके फायदे बताऊंगा, और फायदों को हम लोगों ने यहाँ पे एडवांटेज कहा है या इविल कहा है, ठीक है। तो आप लोग को अगर पूछा जाता है, और नॉर्मली जब क्वेश्चन पेपर आसान बनाना होता है टीचर्स को, तो वो यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर पूछते हैं आपसे। और 9th में तो आपने अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से ये पूछा ही गया होगा, 100% पूछा जाता है 9th में तो। लेकिन 11th में कई बार आसान क्वेश्चन पेपर जब होता है, या एमसीक्यू में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह के मिल सकते हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट विल गिव यू सम क्वेश्चंस। देखिए क्या है, सबसे पहला है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है या बहुत कम है तो हम वॉक नहीं कर सकते। कभी अगर आपने ध्यान से देखा हो बच्चों कि अगर आपके पैर के नीचे क्या आ गया, केले का छिलका आ गया, क्या होता है, आप गिर जाते हैं। केले के छिलके से क्या होता है कि हमारे पैर और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। जब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा तो नो डाउट हम लोग स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे, हम लोगों को रिएक्टिव फोर्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, या कभी साइकिल चलाते हैं। देखिए साइकिल चलाते समय या स्कूटी चलाते समय मान लीजिए रोड पे कहीं पानी है, या रोड पे लूज सैंड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, कहीं रेत पड़ी हुई है, कहीं बजरी या रोड़ी पड़ी हुई है, कहीं डस्ट पड़ी हुई है, तो हमें निश्चित रूप से वहां स्पीड को कम कर लेना चाहिए। क्यों कम कर लेना चाहिए? क्योंकि वहां पे लूज पार्टिकल्स होने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम होगा तो हमारी जो बाइक है या स्कूटी है या साइकिल है वो क्या हो सकता है, स्लिप कर सकती है। इसलिए हम लोगों को स्पीड वहां पे कम कर लेनी चाहिए। अब क्यों और कैसे, इसके बारे में अभी हम लोग आगे टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं ब्रेक। देखिए साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, सबके जो ब्रेक्स हैं वो फ्रिक्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हम लोग जो है आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ेंगे, जब हाइड्रोलिक ब्रेक्स पढ़ेंगे, कि देखो भैया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्रेक काम ही नहीं कर सकता। कभी अगर आप अपनी साइकिल को देखोगे, उसमें ब्रेक्स की बात करोगे, तो ब्रेक पैड होते हैं जो रिम के साथ में क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही आप लीवर प्रेस करते हो तो वो कांटेक्ट में आते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तब आपकी साइकिल रुकती है। तो ब्रेक्स जो है वो निश्चित रूप से फ्रिक्शन पे ही काम कर सकते हैं। Various parts of machine are able to rotate because of the friction between belt and the pulley. आपने कभी अगर अपने घर में लिफ्ट रूम में जाकर के देखा हो तो देखिए लिफ्ट रूम में क्या होता है, ऐसे करके एक तरफ तो आपकी कार्ट होती है जिसमें आप खड़े होकर के जाते हो, ये पुली होती है, इस पुली के साथ में क्या लगा होता है, यहाँ पे काउंटर वेट्स लगे होते हैं। ये क्या लगे होते हैं बच्चों, काउंटर वेट्स लगे होते हैं। अगर देखिए पुली और रोप के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, जनरली होता भी है जब हमारी लिफ्ट बहुत पुरानी हो जाती है, पुली हमारी बहुत पुरानी हो जाती है, रोप हमारी बहुत पुरानी हो जाती है, तो ड्यू टू वियर एंड टियर दोनों ही क्या हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं, बहुत चिकने हो जाते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है तो कम हो जाता है, तो बिना लिफ्ट को ऑन किए ही कई बार ये हमारे ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सर्टेन टाइम के बाद में हम लोगों को लिफ्ट की रोप को चेंज कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। अगर बहुत ज्यादा यूजेस है तो जल्दी चेंज करना पड़ेगा, और कम यूजेस है तो देर से। कहने का मतलब यहां पुली और रोप के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो लिफ्ट काम नहीं करेगी। ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपके पॉइंट नंबर 3 का। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद में और एडवांटेजेस की बात करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं डियर स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में खूब सारे देख सकते हैं। ये फोर्थ वाला हमने दे ही दिया, टायर ऑफ व्हीकल्स आर मेड रफ। देखिए जो नया टायर आप परचेज करके लाते हो या नई स्कूटी आप परचेज करके लाते हो तो उसके टायर को देखते होगे, उसमें प्रॉपर ग्रूव्स होते हैं, और जैसे जैसे टायर आपका घिसता चला जाता है तो ग्रूव्स खत्म होते चले जाते हैं।
तो जैसे ही ग्रुप्स खत्म होंगे तो नो डाउट रोड और टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा था, वो कम हो जाता है और हमारी कार या बस या साइकिल या व्हाटएवर स्कूटी स्किड करना शुरू कर देती है। तो बच्चे स्किड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टायर्स में ग्रुप्स बनाते हैं, रफ बनाते हैं। नेल्स एंड स्क्रूज, देखिए आपने कभी ध्यान किया हो, आपको अगर किन्हीं दो वुडन ब्लॉक्स को एक साथ अटैच करके रखना है तो आप क्या करते हैं, उसमें एक स्क्रू लगा देते हैं। तो स्क्रू लगाने से क्या होता है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, फिर हम उनको डिटैच नहीं कर पाते। ऐसे ही जब आप फेविकॉल लगाते हैं गत्ते और माइका के बीच में या व्हाटएवर सो वुड और माइका के बीच में, तो ये फेविकॉल जो है सूखने के बाद कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, अल्टीमेटली वो चिपके रहते हैं, उनको अलग अलग करना मुश्किल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट विल नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन ए पेपर। देखो बच्चों, पेपर के ऊपर जब आप लिखते हो तो आपके बॉल पॉइंट की निब और पेपर इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तभी इंक इसके ऊपर रुकेगी, अदरवाइज तो इंक नहीं रुकेगी। आप अगर चाहें तो ये काम करके देख सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी घर पे, क्या आपका जो कॉपी है उस कॉपी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दो किसी छोटे से पार्ट में। चलो एक न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर के छोटे से पार्ट में आप थोड़ा सा ऑयल लगा दो या बटर लगा दो या व्हाटएवर सो कोई क्रीम लगा दो, सरफेस स्मूथ हो गया। अब उसके ऊपर अपने बॉल पेन से लिखने की कोशिश करो तो आप देखोगे पेन तो आपका चल रहा होगा लेकिन इंक उसके ऊपर नहीं लगेगी, इंप्रेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ ऑयल लगा देने से या घी लगा देने से या बटर लगा देने से क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, इसलिए उसके ऊपर इंक नहीं आएगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप लोग करके देख सकते हैं। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपने आप में बड़ा जरूरी है, उसकी बहुत जरूरत हम लोगों को है। कुछ एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बात करना चाहूंगा इसके डिसएडवांटेज की, तो इसको हम लोग डिसएडवांटेजेस को देखना चाहेंगे। वेयर एंड टियर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से नो डाउट वेयर एंड टियर होता है, जैसे हमारी जो चप्पलें हैं वो घिस जाती हैं चलते चलते नीचे से। इसके पीछे रीजन क्या है, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड ओवरकमिंग इन फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क करते हैं, जैसे अभी हम लोग रेल के इंजन को ऊपर ले गए थे तो कितनी सारी पावर हमारी खर्च हो रही थी। नो डाउट ये पावर हमारी एक तरीके से बेकार ही जाती है, लेकिन भैया जरूरी है, मजबूरी है, खर्च करनी पड़ेगी। एक्सेसिव फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन प्रोड्यूस एनफ हीट। आप देखते होंगे मशीन्स के पार्ट्स जो है वो चलते चलते गर्म हो जाते हैं। आप कभी साइकिल को ही देखो तो उसके टायर गर्म हो जाते हैं, आप जो है ना जैसे फैन देखो तो फैन घूमते घूमते गर्म हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब हम लोग वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होता है, हीट कॉज करता है। अब बात आती है कि कैसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मेन कॉज था वो क्या था, इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेसेस था। अगर आपको याद हो ये बात हमने समझाई थी एक डायग्राम बना करके कि जो इरेगुलरिटीज है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अगर मैं इन इरेगुलरिटीज को कम कर दूं तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इन इरेगुलरिटीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉलिशिंग कर देते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, यानी चिकना कोई सरफेस उस पर लगा दिया या घिस दिया, व्हाटएवर सो रब कर दिया, पॉलिशिंग हमने कर दी तो स्मूथ हो जाएगा सरफेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दूसरा है लुब्रिकेशन, जैसे मोबिल ऑयल है। अब ये मोबिल ऑयल क्या है, फाइन मॉलिक्यूल्स है जो ग्लेजी है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जहां मशीन पार्ट्स होते हैं वहां पे लुब्रिकेशन में ग्रीस लगा सकते हैं, मोबिल ऑयल लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं। एक सिंपल सा एक एक्टिविटी आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हो। क्या, जैसे आपका फेस है, आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे करके रब किया तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका फेस एज वेल एज आपका हैंड दोनों ही गर्म हो जाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वैसलीन ले लो या कोई क्रीम ले लो, वो क्रीम लगा करके ऐसे करके रब करो। अब आप देखोगे स्मूथली आपका हाथ जो है वो चलता रहेगा और हीट जो है कंपैरेटिवली कम कॉज होगी। तो बाय लुब्रिकेशन भी हम लोग इसको कम कर सकते हैं, कुछ लिक्विड्स हम लोग डाल देते हैं। अब लुब्रिकेशन की डिफाइन जनरली इंजीनियरिंग में हम लोगों से डिस्कस होती है तो वो हमने यहां दे रखी है। क्या है, ए लुब्रिकेंट इज ए सब्सटेंस, इट मे बी सॉलिड और गैस। कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड क्या हो सकता है,
आप लोगों के पास में ग्रेफाइट की पेंसिल होती है, सब लोग यूज करते हो ना। तो जब ग्रेफाइट की पेंसिल होती है, उस ग्रेफाइट को आप थोड़ा सा क्या कर लो, घिस लो और उसको दो फिंगर्स के बीच में लगा के देखो तो बड़ा चिकना चिकना सा लगता है। तो जनरली ग्रेफाइट इन क्रस्ट फॉर्म ऑल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैरम खेलते हो आप लोग, कैरम पे क्या करते हो, आप पाउडर डालते हो, तो पाउडर से भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं कम कर रहे होते हो, तो पाउडर वहां पे एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। ये क्या करता है, एक थिन लेयर बना लेता है दोनों कांटेक्ट वाले सरफेस के बीच में, और जो डिप्रेशंस हैं उनको भर देता है। इट फिल्स डिप्रेशंस, यानी डिप्रेशंस को भर देता है, यानी सरफेस को चिकना कर देता है। एक ही वर्ड में हम लोग सारी खत्म कर सकते हैं कहानी कि ये क्या करता है, सरफेस को चिकना कर देता है। तो लुब्रिकेशन कैसे करते हैं, लुब्रिकेंट क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर डियर स्टूडेंट्स। और देखिए एक बात फिर समझ लीजिए, जितना कंटेंट हम लोग यहाँ डिलीवर कर रहे हैं इट्स मोर एनफ। अगर आपने तरीके से 11th और 12th की क्लासेस को मेरे पास कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं जब तक आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ से 5 साल आगे तक आपको फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स माय गारंटी। स्ट्रीमलाइनिंग, आपने एरोप्लेन की शेप को देखा होगा, आपने अच्छी वाली कारों की शेप को देखा होगा, जो मॉडर्न कार आती हैं वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आगे से ऐसे नुकीली होती हैं। सबमरीन को देखा होगा, वो भी नुकीली होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एयर सामने से आ रही है वो यहां से डाइवर्ट हो जाती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइनिंग बोलते हैं हम लोग इस तरह की शेप को बना देने को। देन आफ्टर बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से बेसिकली हम जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉल बियरिंग। तो देखिए आपके सिलेबस में तो इतना ही आना है कि भैया आप कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, तो सिर्फ ये लिखोगे बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, आपका आंसर खत्म, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बॉल बियरिंग होती क्या है थोड़ा हम समझें। ये अंदर कोई एक स्टील का हमारे पास क्या रहता है, रिंग रहता है। इस रिंग के बाद में एक आउटर साइड में हमारा ये रिंग रहता है और दोनों रिंग के बीच में ये आयरन बॉल्स हम लोग डाल देते हैं। अब अंदर वाले पार्ट को मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया और ऊपर वाले पार्ट को मैं रोटेट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली ये बॉल्स जो हैं वो घूमती हैं, और बॉल जब घूमेंगी तो कहीं भी इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा 100% रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यूज होती हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती हैं देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन में भी आपको याद होगा क्या बन रहा था, माउंट और बंप बन रहे थे। तो जब मेरी ये बॉल भी आयरन की होंगी, आउटर रिंग भी आयरन की होगी, इनर रिंग भी आयरन की होगी, तो ये माउंट और बंप जो बनते हैं ये बिल्कुल नेग्लिजिबल बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, अल्टीमेटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में ग्रीस या ऑयल डाल देते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं, तो और भी ज्यादा ये स्मूथ हो जाता है। अगर आप लोगों ने वो स्पिनर देखा हो, आप देखते हो ना थोड़ा सा घुमा करके और बहुत देर तक घूमता रहता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। उसके अंदर भी क्या होता है, अच्छी क्वालिटी की एक बॉल बेयरिंग होती है। अगर कभी वो चलाते चलाते आपका स्लो हो जाता है, आपको लगता है कि ज्यादा देर तक नहीं घूम पा रहा, तो आप सिंपली उसको खोलिए और उसके अंदर थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप मोबाइल ऑयल डाल दीजिए या कोई मशीन का तेल डाल दीजिए, तो वो और भी ज्यादा फिर स्मूथ हो जाएगा और बहुत देर तक घूमेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सब बातें करने के बाद अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराने जा रहा हूं, और वो है पुलिंग ए लॉन रोलर इज इजियर देन पुश इट। डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट 11th में 100% आना ही आना है आपके एग्जाम में, रोक ही नहीं सकता कोई, 100% आता है, चाहे वो फर्स्ट टर्म में आ जाए, मिड टर्म में आ जाए, सीटी में आ जाए, यूटी में आ जाए, फाइनल में आ जाए, कई बार तो 3-3 बार आ जाता है। तो ध्यान रखिए, देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरा रोलर है, ये सामने दिख रहा है, ये मेरा रोलर है और ये क्या है, ये मेरा फ्लोर है, ठीक है। अब अगर मैं इसे पुल करता हूं या पुश करता हूं तो ऑब्वियसली ये घूमेगा ही, निश्चित सी बात है। जब घूमेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो निश्चित सी बात है इसको रोल करना या पुल करना या पुश करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए पुलिंग और पुशिंग में जिसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है वही काम आसान हो जाएगा। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो था वो कहीं ना कहीं मेरा म्यू आर के बराबर था, और आर जो है मेरा इसके इफेक्टिव वेट के बराबर था। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं इसकी बात करूं और इसको क्या करता हूं, पुल करता हूं तो देखिए क्या होता है, पुल करने पर निश्चित रूप से ये जो एफ साइन थीटा है ये कहीं ना कहीं इसके वेट को रिड्यूस कर रहा है। जो मैंने ये फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा इसके वेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जब वेट को रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगी, रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो इसको क्या करना, पुल करना आसान होगा। अब जरा पुशिंग का केस देखिए, मैं यही बना देता हूं, वैसे तो दूसरा डायग्राम नीचे मिलेगा। मान लीजिए मैं इसको ऐसे करके क्या करता हूं, पुश करता हूं तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। मान लीजिए मैं इसको एफ साइन थीटा कह देता हूं। अब एफ साइन थीटा जो है वेट की ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो नो डाउट अब जो इफेक्टिव वेट है वो बढ़ जाएगा, दोनों मेरे ऐड हो जाएंगे। पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो सब्ट्रैक्ट हो गए थे, अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसका इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा। और जैसे ही इफेक्टिव वेट बढ़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तो इफेक्टिव वेट बढ़ने से रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसको पुश करके आगे ले जाना मुश्किल काम होगा। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारा पिच हमें सही करना होता है, किसका, क्रिकेट वाला, तो हम लोग पुशिंग करते हैं, और जब हमें लोन रोलर को पिच से हटा करके बाहर करना होता है, ग्राउंड से दूर ले जाना होता है, तो हम लोग उसको पुल करते हैं। So that is the concept regarding to pulling and pushing. It may be explained on the basis of force of friction, effective weight. Dear students, resolution of vector, again it's a very important aspect which is necessary to learn. जब तक resolution of vector clear नहीं है दिक्कत करेगा। अब यहाँ भी देखना है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास में पुलिंग का फोर्स है ऊपर की तरफ। अब हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल अगर थीटा बनाता हूं तो एफ कॉस थीटा यहां आएगा, एफ साइन थीटा यहां आएगा। ये मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ही क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज को पढ़ लें ध्यान से, ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ये दोनों डायग्राम अलग-अलग बना रखे हैं, पुशिंग का भी और पुलिंग का भी, दोनों कंपोनेंट्स को दिखा रखा है, इफेक्टिव बात कर रखी है। देन आफ्टर एक रिपीटिंग टॉपिक दैट इज सेंटीपीटल फोर्स। देखो बच्चों, जब भी सर्कुलर मोशन होगा, और सर्कुलर मोशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरे सर्कल में ही मेरी बॉडी घूमेगी, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये मेरे पास सेमी आर्क है, कोई छोटा सा भी आर्क है, अगर मैं इस पे घूमता हूं या इस पे मैं ट्रेवल करता हूं तो एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर रेडियस वेक्टर की तरफ काम करता है। इस फोर्स को मैं सेंटीपीटल फोर्स कहता हूं, और नो डाउट इस फोर्स को काउंटर करने के लिए एक फोर्स बाहर की तरफ होगा जिसे मैं सेंटीफ्यूगल फोर्स कहूंगा। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं पिछले वाले चैप्टर्स में, लेकिन फिर भी यहां जरूरत है तो मैं इसको रिकॉल करा रहा हूं। प्रोवाइड्स रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन। ये जो सेंटीपीटल फोर्स है, अगर मैं इसको मास से, जो भी बॉडी है उसके मास से डिवाइड कर दूं तो नो डाउट ये एक एक्सीलरेशन डेवलप करेगा। इस एक्सीलरेशन को सेंटीपीटल एक्सीलरेशन मैं कहूंगा, और ये सेंटीपीटल एक्सीलरेशन बॉडी को इस सर्कुलर आर्क पे घुमाने का काम करता है। अगर सेंटीपीटल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो टेंजेंटली बॉडी मेरी फ्लाई ऑफ कर जाएगी, सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगी। So that is the concept regarding to centripetal force, centripetal acceleration, dear students. I hope so it must be clear towards you. आगे हम लोग बात करते हैं सेंटीपीटल फोर्स के बारे में, तो और भी चीजें मैंने क्लियर की। सेंटीपीटल फोर्स को दिखाया, वेलोसिटी को दिखाया। इन द एब्सेंस ऑफ सेंटीपीटल फोर्स, जो वेलोसिटी की ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तो यही डिफाइन मैंने फिर दोबारा से दे रखी है। When a body is in uniform circular motion, यानी स्पीड कांस्टेंट है, its velocity changes, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती रहती है। Hence it undergoes an acceleration which acts radially inward। हमेशा कहां काम करता है ये, रेडियली इनवर्ड काम करता है। इट इज कॉल्ड सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। ये डिफाइन है, आपको अगर सेंटीपीटल एक्सीलरेशन की डिफाइन आती है तो आप सीधे सीधे ये लिख पाएंगे।
अब इसका एक्सप्रेशन a equals to b square over r we have already discussed. v को r ओमेगा से रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये v को r ओमेगा से क्या कर दिया बच्चों, रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया मेरा r ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय मास, तो मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r या mr ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आप लोग ये काम कर सकते हैं, इवन दैट ओमेगा को आप 2 पाई ओवर कैपिटल टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिखेंगे आप लोग 2 पाई ओवर कैपिटल टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, या आप लिखेंगे 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एग्जैक्टली आपको ये वाली चीजें मिलेंगी, दैट इज नॉट v, दैट इज फ्रीक्वेंसी, समझ गए होंगे। तो ये आपको डिफरेंट फॉर्मूले मिल जाएंगे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के, सेंटीपिटल फोर्स के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर नेक्स्ट क्लास, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल्ड रोड। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगेन मुझे रिजोल्यूशन वेक्टर क्लियर होना चाहिए, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स क्लियर होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियर होना चाहिए, रिएक्शन क्लियर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज क्लियर होनी चाहिए। यानी जितनी भी चीजें मैंने पीछे पढ़ी हैं वो सारी की सारी अगर मुझे क्लियर होंगी तो आगे वाला टॉपिक मुझे बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज तो इट विल बी बोरिंग फॉर मी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, सारी चीजों को पीछे वाली रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट। आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कीप सेफ, बी सेफ, गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स।